ऑन है। पूनम दीदी प्रोसीड। जी। नमस्कार। आज थर्सडे ओपन फोरम जो जीपीआई की तरफ से अरेंज किया गया है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ये हाउ मच ट्रैम्पल्ड की जगह हमारी हाउ मच ट्रांसपेरेंसी हमारा वर्ड था, वो कहीं ऑटो करेक्शन में ट्रैम्पल्ड है, जिसको ट्रांसपेरेंसी के रूप में समझेंगे। हु शुड बी इंक्लूडेड और हु शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेक्शन कमिटी। मतलब हम एक सिलेक्शन कमिटी होती है जो इलेक्शन कमिश्नर्स को सेलेक्ट करती है, उसमें कौन होनी चाहिए उस कमिटी में, ये आजकल बहुत चर्चा का विषय है। क्योंकि पिछले साल 2023 मार्च में एक केस आया था, अनूप लाल बर्नवाल का केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने के एक जज हैं, के एम जोसेफ, उन्होंने अभी वो रिटायर हो गए हैं, वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो कमिटी बनेगी उसमें सीजेआई भी होनी चाहिए। तो उस कमिटी मतलब वो एक केस था, उसमें उन्होंने बताया कि सीजेआई को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। फिर एक पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया जिसमें सीजेआई को उससे बाहर रखा गया, और प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, इन लोगों को उसमें लिया गया है। इसमें है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन एंड द सीजेआई। उसमें तो सीजेआई को उसमें से हटा दिया गया। तो हमारा इसमें कहीं भी ये क्रिटिक नहीं है, क्रिटिकल कोई ऐसा चीज नहीं होगा। जो चीजें कोर्ट में चल रही हैं हमें उस पर बहस नहीं करना है, हमें बेसिक नॉलेज क्या है। बहुतों को तो पता ही नहीं होता है कि डिस्कशन किस चीज का हो रहा है, इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शंस कैसे होते हैं, या तुरंत चुनाव के पहले एक इलेक्शन कमिश्नर ने क्यों रिजाइन किया, ये भी बहुत एक बहस का मुद्दा था। और दूसरे क्यों फिर तुरंत 2 दिन पहले ही नए बनाए गए। तो यहाँ हमारा जो डिस्कशन है ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, और हमारा फोरम कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है। और हम यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन रखते हैं, जो मास को अवेयर करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उसकी जानकारी भी होनी चाहिए हमें। और जो भी हम अपनी बातों को रखें तो ऐसा हमारी बात में प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए कि हम किसी की तरफ भी इंक्लाइंड, एकदम न्यूट्रल हमारा डिस्कशन होगा, हमारा किसी की तरफ भी झुकाव नहीं है। और जो हमारी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, उस पर हमें कोई भी कटाक्ष भी नहीं करना है। इससे पहले कि हम ये जाने कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या हैं, तो इनका प्रोविजन कहाँ है, क्यों हम इनकी बात करते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो हमारे सारे का वर्णन किया गया है। जो भी चीजें संविधान में दी गई हैं उनको हम लोग उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होती है। तो उसमें हमारा पार्ट 15 है जो इलेक्शन के बारे में बताता है। वहाँ एक आर्टिकल है 324, उसमें बताया गया है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। यहाँ हमारा एक इलेक्शन कमीशन होगा, जो भी इलेक्शन होंगे छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक वो सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इसमें इलेक्टोरल रोल, जिसको हम लोग की सामान्य बोलचाल की भाषा में वोटर लिस्ट कहते हैं, फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेटिव of every state and the elections to the office of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as the election commission। मतलब इसमें हमारा क्लॉज 1 में ये वर्णन कर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन होगा, और इलेक्शन कमीशन सारे इलेक्शंस करवाएगा, उसमें प्रेसिडेंट से लेकर के आपके वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट, सारे इलेक्शंस आ जाते हैं। क्योंकि हमारा लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में जो क्लॉज 2 है इसमें बताता है द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर। मतलब हम लोग अभी जान रहे हैं कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 मेंबर हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बता रही हूँ। तो इसमें क्या कहता है, एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, एंड सच नंबर मतलब ये नंबर नहीं दिया गया है, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो कितने होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, इस पे ये हम लोग आगे जानेंगे। इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, मतलब इसको कौन फिक्स करेगा, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिक्स करेंगे।
and the appointment of the chief election commissioner and the other election commissioners shall subject to the provision of any law made in this behalf by parliament. ये इतना मुझे पढ़ना इसलिए जरूरी हो गया ताकि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो लोगों को पता हो जाए कि हमारा डिस्कशन का डायरेक्शन किस तरफ है। तो इनके लिए जो इनको कौन सेलेक्ट करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, और इनके लिए रूल कौन बनाएगा, लॉ कौन लाएगा, ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिया गया है कि ये पार्लियामेंट ही करेगा। तो इसे हम बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचता है कि बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये हमारा पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और प्रेसिडेंट के थ्रू पास होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर भी प्रेसिडेंट्स ही बनाएंगे। और ये लोग जब रेजिग्नेशन भी जब इन्होंने दिया अरुण गोयल ने, तो प्रेसिडेंट को ही दिया, प्रेसिडेंट ने ही उसको एक्सेप्ट किया। तो यहाँ तक तो हमारी सारी चीजें मैम क्लियर है। ये और इसमें ये क्या है, जी मतलब चार्ज खत्म हो गया है क्या? कैसे जी, देखते हैं कोई कुछ मतलब? कहना चाहते हैं? सत्यवती दीदी का आईफोन ऑन है, कुछ कहना चाहती हैं क्या? नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। ओके, धन्यवाद दीदी। आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें। फिर हम लोग इस पे देखेंगे कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों ये सब डिस्कशन हो रहे हैं। तो हमारा कोई टॉपिक कहीं भी आपने देखा कि कोई भी क्रिटिक की बात नहीं है। इससे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग अपने एक लिमिटेशन को समझते हुए इस टॉपिक पर प्रकाश डालें, जिससे कहीं भी हम किसी भी संवैधानिक ढांचे को हमारी तरफ से कोई भी ठेस नहीं पहुंचे। इसका आप, इस मर्यादा का आप सभी ख्याल रखेंगे। और आप सभी बुद्धिजीवी हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वन बाय वन आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप इस विषय पर अपने विचार रखें। धन्यवाद, सभी का स्वागत है। नीतू दी। दीदी नीतू बहुत ही दीदी। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया दीदी। हम्म। रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बीच में काफी सारे तन्मय दादा दिख रहे हैं। अ, अगर वो कुछ अपना रखना चाहते हैं तो तन्मय दादा। नीतू दीदी। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार, सभी को स्वागत है नमस्कार। आपका। हाँ जी। अ, दीदी एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। अ, तो मुझे लगा कि शायद कोई एक्सपर्ट लोगों के द्वारा इस पे प्रकाश डाला जाएगा, तो जो है अपना ज्ञानवर्धन के लिए ही मैं पर्पस से मैं सोच रहा था कि चलो उसको। हाँ बाद में मैं सोचा था उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ ऐसे अराइज होंगे तो वो मैं जरूर पूछूंगा। तो इसमें दीदी मैं ट्रांसपेरेंसी, मुझे ऐसा लगता है दीदी ट्रांसपेरेंसी जो है ना, मतलब जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन मतलब जिस हिसाब से है उस हिसाब से ही चीजें तो हो रही हैं। और उसमें कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजें कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रही है। अब उसमें ट्रांसपेरेंसी का जो मतलब इस तरह से किया है, इसमें जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जोसेफ जस्टिस जोसेफ ने जो कहा उसको गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट में किया है। तो बात यह है कि जो आम जनमानस है उसकी तो आस्था मतलब मतलब मैं किसी, आपने जो कहा है कि इसमें फोरम पे हम लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में अपनी चीज को रखे हैं, लेकिन मैं एक जनरल एक बात कह रहा हूं कि आज की डेट में इवन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बारे में भी लोगों का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा ओपिनियन नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना ये भी, इनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट, लोगों का मानना है, आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट, वो भी अपनी प्रॉपर्टी को उस पे जो डिक्लेरेशन है वो नहीं किया, आरटीआई अपने ऊपर नहीं लागू करते, वो है ना। तो अपने अपने जो है ये उनका सिलेक्शन ही खुद फेयर नहीं है।
वही सजेस्ट अपने रिलेटिव्स वगैरह को, अपने उनको एक अपना उन्होंने क्लोज एक वो बना रखा है, उन्हीं को ही वो उनके नाम, जो कॉलेजियम सिस्टम जो है उसके उसके थ्रू उनका अपॉइंटमेंट होता है। वो भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज या बहुत सारे जो है वेस्टेड इंटरेस्ट, तरह तरह की जो फोर्सेस, कुछ कई बार हो सकता है, कई लोग तो बोलते हैं कि एंटी नेशनल फोर्सेस के भी जो है कुछ कई बार मतलब ऐसा लोगों को लोग बोलते हैं कि उनका भी एक कई बार बड़ा बायस टाइप का वो रहता है। किसी की तो वो पिटीशन को तुरंत ले लेंगे, तुरंत बेल दे देंगे, किसी को बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को एक वो कर देंगे। कुछ एक ऐसे बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, उनके तुरंत जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, रिलीफ ले लेते हैं। तो ऐसे में मतलब हम ये भी नहीं मान सकते कि जजेस की जो बात है वो बिल्कुल सही है या सही मानने लायक, मतलब वो है जज ने जो कह दिया तो वो बिल्कुल मतलब एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट में है, या वो बिल्कुल ही बात एकदम मतलब उसकी मानी जानी चाहिए। तो लेकिन हाँ, फेयर जरूर होना चाहिए सिस्टम, ये बात तो है। और बाकी डेमोक्रेटिक तरीका चीजों का हो, इसमें भी जो है मेरा ओपिनियन ये है कि डेमोक्रेसी, बाबा ने भी जो है कहा है कि रेस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी हो, एक बिल्कुल एकदम पूरी एकदम मतलब कंप्लीट डेमोक्रेसी जो है ये बहुत ही एक इल्यूसिव कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही मतलब उसमें भी एक अराजकता आ जाती है, और मतलब उसमें भी फिर बहुत तरह की, जैसे हमारी डेमोक्रेसी है जो हमारे देश में, ये इसको मतलब इतनी तरीके की जो है फोर्सेस उसमें रोल प्ले करने लग जाती हैं, तो उसको हाईजैक कर लेती हैं। उसमें कोई मीडिया मीडिया वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई कंट्रोल, बहुत सारी फोर्सेस कंट्रोल कर लेती हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं, कुछ बाहरी फोर्सेस भी कंट्रोल करती हैं, अ, और पॉलिटिकल लीडर्स को भी कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग इस तरह के बोलते हैं कि भाई लीडर्स भी जो है, तो मतलब डेमो इसलिए जो है मॉरलिस्ट लोग टॉप पर हो, आइडियल सिचुएशन तो बाबा ने बताया कि भाई मॉरलिस्ट लोग टॉप पर हो, और उनको उनको मतलब वो पावर्स, मतलब वो अपनी मतलब उनके हिसाब से काम होना चाहिए, वो मतलब रेस्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी भले ही हो, अ, पूरा पूरा एकदम मतलब किसी भी समाज में हम लोग सब जानते हैं कि समझदार लोग कम होते हैं और वैसे लोग ज्यादा होते हैं। तो वो सबको बराबर अधिकार और सब पूरा डेमोक्रेटिक वे में देखा जाए तो अराजकता आ जाती है। तो अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसे वो है, मॉरलिस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट में काम करे, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेमोक्रेटिक वे से थोड़ा हटके और अपनी ऑटोक्रेटिक, एक बोलते हैं ना बेनेवलेंट ऑटोक्रेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो अगर अच्छा हमारा कोई लीडर है और वो नेशनल इंटरेस्ट में कुछ जो है, अ, मेरा तो पर्सनल मानना है, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन अभी जो सिस्टम है थोड़ा सा हमारा इसमें काफी खामियां हैं, डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, और वो हमारे सिलेक्शन जुडिशियल सिस्टम में भी बहुत सारे डिफेक्ट हैं। अभी किसकी बात बिल्कुल सही है ये मानना बिल्कुल जो है थोड़ा मुश्किल है। अब आइडियली सदवी पर लोग जब जाएंगे ऊपर में, तो वो सही सिस्टम एक डिवाइस करेंगे। अब ये मुझे नहीं मैं कह सकता कि वो एक्चुअली किस तरीके का होगा, बट टेक्निकली बहुत ज्यादा। गल भी जी, करना के बाद ही। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यूज बहुत बैलेंस अप्रोच रखा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप प्लीज बने रहे हमारे साथ। नाउ आई एम गोइंग टू दादा, वेलकम टू आवर फोरम। मैं हरानंद दादा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दादा, आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ इस विषय पे प्रकाश डालें। नमस्कार दादा, स्वागत है आपका। दादा, यू आर म्यूटेड।
Please unmute yourself. Okay, now can you hear me? Yeah. Now I can hear you. Namaskar, welcome. विषय बहुत विवादास्पद है ये, और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है, तो इसलिए मैं इसको इस ढंग से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दो बातें हैं। एक, पहली बात ये कि वयस्क मताधिकार जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो डेमोक्रेसी की आधारशिला है, मानी जाती है अभी जो पूरे वर्ल्ड में, उसी सिस्टम पे यूनाइटेड नेशंस भी ऑपरेट कर रहा है, वोटिंग के सिस्टम पे। तो ये बड़े लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ है। और मैं आपको याद दिला दूं, जो इतिहास पढ़ चुके हैं या साहित्य, के 1819 में अप्रैल में, टू बी एग्जैक्ट 16 अप्रैल 1819 को इंग्लैंड में मैनचेस्टर में लैंकाशायर शहर में, जो कि औद्योगिक क्रांति का केंद्र था, वहां पे 60,000 लोग जुटे वोटिंग राइट्स के लिए। और उसमें इंग्लैंड में सिर्फ 12% लोगों को वोटिंग का राइट था, महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं। तो उस पर काफी आर्मी ने अत्याचार किया, और उस पर अंग्रेजी के प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट शेली ने एक बहुत मशहूर कविता लिखी, द मास्क ऑफ एनर्की। मैं अनुशंसा करूंगा, आई वुड रिकमेंड दैट एवरीबडी शुड रीड दिस पोएम, not because it's a good poem, but because of other historical reasons. गांधी जी जब भी आजादी के संग्राम में कई जगह भाषण देते थे, तो उस कविता को रिसाइट करते थे, द मास्क ऑफ एनर्की। इसके अलावा चाइना में 1989 आई थिंक, जब तिएननमेन स्क्वायर की घटना हुई, और जब वहाँ जुटे लोग काफी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, तो वहां भी इस कविता को पढ़ा गया। और फिर 2011 में इजिप्शियन रेवोल्यूशन में भी द मास्क ऑफ एनर्की को रिसाइट किया गया। ये कविता ऐसी है जिसने गांधी जी से लेकर तिएननमेन स्क्वायर और इजिप्शियन क्रांति को भी झकझोरा है। और ये क्रांति और पूरी कविता इसी पर है कि किस तरह वोटिंग राइट्स मांगने वालों पर जुल्म किए गए, अत्याचार किए गए। तो एक बड़ी लंबी कहानी है, उस पर मैं उस बात को ही समाप्त करूंगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक प्रोसेस की बात है, आज का विषय जो है वो प्रोसीजरल विषय है, जो विचाराधीन है, सब जुडिस है। मैं, अगर आप सभी इलेक्शन कमीशन और इसके परफॉर्मेंस का इतिहास देखें, तो अब तक वही कमेटी कर रही थी। अभी ये चेंज हुआ है, सभी आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं। पिछले इलेक्शन, जब से इलेक्शन कमीशन बना है, सिर्फ एक व्यक्ति उभर कर आया, टीएन सेशन, जो 1990 से 1996 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, जैसे अभी भी सारे जो हैं इलेक्शन कमीशन में सब आईएएस काडर से हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो लेकिन उस लंबे इतिहास में 50 वर्षों से अधिक के हमारे इलेक्शन के इतिहास में एक टीएन सेशन थे, जिन्होंने इलेक्टरल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया, पुश किया, और अपनी ईमानदारी और अपनी जिद, एक मैं कहूँगा पॉजिटिव ऑब्स्टिनेसी के कारण उन्होंने सिस्टम को काफी तब्दील कर दी। मैं इस घटना को इसीलिए इसका जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जब लीडरशिप मॉरल होती है, तो प्रोसेस महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप देखिए, आप किसी भी प्रणाली से आप किसी की नियुक्ति करें, किसी भी प्रणाली से, चाहे उसमें चीफ जस्टिस रहें या आज के सिस्टम में नहीं है, और वो एक अलग विचाराधीन मुद्दा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक लीडरशिप मॉरल नहीं होगी, अभी तक तो सारी जो नियुक्तियां हो रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की चीजें आई भी थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द होल प्रोसेस एंड एवरी पर्सन। लेकिन पूरे इतिहास में एक टीएन सेशन ही क्यों पैदा हुआ? इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये टीएन सेशन की व्यक्तिगत लीडरशिप, मॉरल लीडरशिप का इसके पीछे मूल कारण रहा है। तो व्हाट आई वांट टू से कि बाबा हैज राइटली सेड कि ऑल दैट मैटर्स इन अ सिस्टम इज मॉरल लीडरशिप।
अगर आप मॉरल लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी भी ढंग से नियुक्त होके आए तो फिर वही होगा, ढाक के तीन पात वाली कहानी बनेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, जहां तक प्रेजेंट सिस्टम की बात है, प्रेजेंट सीईसी 3 वर्षों से है और काफी फेयर इलेक्शंस हुए हैं। तो और ये जो अभी भी और नियुक्त किए गए हैं वो बिल्कुल इन अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी के हैं, जैसा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा भी है, और इसमें संदेह करने की कोई वजह नहीं है। देखिए, विधायिका को कानून बनाने की अपनी शक्ति है। इस संबंध में संविधान चुप था, अभी उसका अपनी शक्ति का प्रयोग किया विधायिका ने और ये प्रोसेस को थोड़ा तब्दील किया। अब ये विधायिका अपनी शक्ति के भीतर ही कार्य कर रही है, शक्ति का अतिक्रमण नहीं हुआ है। ये एक इशू इसलिए उठ रहा है कि जनरली ये माना जा रहा है इस देश में कुछ लोगों के द्वारा कि जो राजनीतिक नेतृत्व है वो पूर्वाग्रहग्रस्त है और जुडिशरी जो है वो पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है। ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। जैसे अभी मेरे ख्याल से तन्मय जी कह रहे थे कि इट्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल ओपिनियन। कोई आदमी कुछ कह सकता है, कोई आदमी कुछ कह सकता है। सच्चाई क्या है इस पर टिप्पणी देना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मुख्य बात यह है कि मॉरल लीडरशिप सबसे आवश्यक है और कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर स्थापित हो, आसीन हो, नियुक्त हो, अगर उसमें मोरालिटी नहीं है तो वो दबाव में आएगा। मेरा जो निजी अनुभव है इंडियन ब्यूरोक्रेसी का, exceptions are always there and they always prove the rule as we say in English. बट मेरा जो निजी अनुभव है, मैं 35 साल इसी ब्यूरोक्रेसी में जूझता रहा कि राजनीतिक दबाव तरह तरह के आते हैं। ये दबाव की प्रक्रिया डेमोक्रेसी में इनबिल्ट है। और डेमोक्रेसी क्यों, परिवार में भी कोई व्यक्ति है जो परिवार का मुखिया है या परिवार की जो मेन लेडी हैं, उन पर भी तमाम तरह के क्रॉस करंट्स चलते हैं और उनके बीच उनको नेविगेट करना पड़ता है। कोई ऐसा परिवार का जो लीडर है, चाहे वो लेडी हो या जेंटलमैन, वो नहीं कह सकते हैं कि एकदम ये शांत समुद्र है और चली जा रही नौका जहाज। वो बहुत टर्बुलेंस रहता है। जब एक परिवार में अलग अलग विचारधाराएं चल सकती हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और उस टर्बुलेंस में नेविगेट करना पड़ सकता है, तो किसी भी सिस्टम में, जैसे बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप की बात अभी छेड़ी गई, पर बाबा ने इसको बहुत स्पष्ट किया है कि सदवी पर ऐसा ना सोचें कि जब वो स्थापित हो जाएगा प्रभुत्व राज तो चैन की नींद सोएंगे। वो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संघर्ष उसमें भी होगा, विरोधी शक्तियां उसमें भी रहेंगी, अपराध उस समय भी होंगे, क्योंकि अपराध की जो मूल वृत्तियां हैं वो मनुष्य के जेनेटिक कोड से जुड़ी हुई, जो वृत्तियों से। तो जब तक वो ईश्वर उसमें कुछ परिवर्तन न कर डाले वृत्तियों में, तब तक ये संभव नहीं। इसलिए कहना मुश्किल। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि व्यक्ति की अगर क्या मेरुदंड अगर मजबूत है, वो किसी भी सर्विस का हो, आईएएस का हो, किसी भी सर्विस का, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में ताकत है, अगर वो टीएन सेशन है, तो वो सब कुछ बढ़िया चला सकता है। और किसी भी प्रोसेस से आए, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो समस्या खड़ी होगी। यही इशू जो है मॉरल लीडरशिप का है। और इसी इशू को, इसीलिए बाबा ने कहा मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। कहा कि भाई इस बात को मुख्य मुद्दा यही है, बुनियाद। बोले है ना कि स्पिरिचुअलिटी का बेस तो मोरालिटी है, अगर मोरालिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए बेसिक इशू इज ऑफ मॉरल लीडरशिप विच हैज टू एमर्ज। और कोई आसमान से निकलेगा नहीं। आज जो समाज के बीच लोग हैं उसी में मॉरल लीडरशिप को एमर्ज करना होगा, कलेक्टिव विल को एमर्ज करना होगा जो मॉरल लीडरशिप को सपोर्ट करे। आज क्या है ना, जो ईमानदार व्यक्ति है वो अकेला है, कहीं अकेला महसूस करता है अपने आप को। इतना दबाव उस पर है तरह तरह का कि उसको लगता है कि हम कॉर्नर्ड हो गए। इसीलिए किसी भी पेशे में ले लें, जैसे आप लॉयर बैठी हैं मेरे सामने, तो तरह तरह के दबावों को हैंडल करना पड़ता है। जजेस की अपनी अपनी रेपुटेशन है, उसी हिसाब से चीजों को आर्ग्यू करना पड़ता है कि आज कौन इस मैटर को डील करेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या, तो काफी सब्जेक्टिविटी वहां भी रोल प्ले करती है। कोई जज लिबरल माने जाते हैं। मैं बस एक बात से समाप्त करूंगा कि कैलकाटा हाई कोर्ट किसी जमाने में बहुत लिबरल था और लेफ्ट राइट गवर्नमेंट ऑर्डर्स के खिलाफ स्टे ऑर्डर देता था।
तो ये पूरे देश में इसकी चर्चा थी। और इसमें एक बड़ा ही स्टैंडर्ड जोक है, जुडिशरी वालों ने जरूर सुना होगा, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने घर पे एक डिनर दिया जिसमें सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे मौजूद पूरे इंडिया के। तो उस दिन दिल्ली में बड़ी बारिश हो रही थी, कहानी है ये, बारिश हो रही थी, तो चीफ जस्टिस कैलकाटा हाई कोर्ट थोड़ा लेट आए। तो सीजेआई वाज द होस्ट, तो उन्होंने कहा कि हाउ कम यू आर लेट। तो बोले कि सर इट वाज रेनिंग हेवीली सो आई वेटेड फॉर सम टाइम। तो बोले कि आई थिंक यू आर चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट। तो यस मिलॉर्ड। बोले यू कुड हैव पास्ड ए स्टे ऑर्डर आस्किंग द क्लाउड्स नॉट टू रेन। तुम तो ये भी कर सकते थे कि बादलों पर कोई स्टे ऑर्डर दे देते। तो ये भी एक दौर था जुडिशरी का। बाद में उस पर्टिकुलर जज पर सीबीआई लग गई और उनकी बहुत मतलब इज्जत नीलाम हुई। जो भी वो एक अलग कहानी है, जुडिशरी वाले लोग जानते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जो अंधाधुंध स्टे ऑर्डर देते थे। तो फिर वही इशू है मॉरल लीडरशिप का। इसीलिए मैं कहूंगा कि मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव टू यूनाइट। कोई भी सिस्टम हो, डेमोक्रेसी हो, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म हो, जब तक हम, बाबा ने कहा था प्लेन में एक बार, एक चेन्नई के मार्गी को, रुदान दादा ये कहानी बता रहे थे कि सद्वीप, वो बड़े परेशान थे कि सद्वीप राज कब आएगा कब आएगा। तो बाबा ने उनको, वो आए धीरे से बाबा से पूछने कि बाबा ये कब आएगा। तो बाबा ने कहा कि तुम जिस दिन सद्विप्र बन जाओगे उस दिन सद्विप्र राजा। बस यही मुझे कहना है। थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बैलेंस वे में दादा ने सारी बातें सामने रखी हैं कि ये तो डिपेंड करता है कि हमारे जो भी लीड कर रहे हो, मैं लीडर का मतलब कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिसों की बात नहीं है, जो जिस समाज को लीड कर रहे हैं, अगर वो मॉरलिस्ट हो जाएं तो बाकी चीजें अपने आप ही सुधर जाती हैं। और हमें उस ओर ही वर्क करना है। और निश्चित रूप से अगर हम अपने पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को देखें तो ऐसा भी इंडिया का सिस्टम बुरा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को एक साथ दे के चल पाना, यहाँ जिस तरह की चीजें हो रही है आजकल। एक कॉमेडी था एक वीडियो में कि एक आदमी 1 घंटे से वो पोलिंग बूथ पर खड़ा मशीन को देख रहा है। तो बोले क्या हुआ सर, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो नहीं, रात को जो 2 बोतल दे के गए थे उनका चुनाव चिन्ह क्या था वो मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो कॉमेडी तो ऐसी ऐसी बनाई जा रही है। तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ प्रूडेंस खत्म हो गया है, लोगों को पता नहीं है कि कब कौन सा बटन दबाना है। अब कुछ लोग ऐसा भी मजाक बना देते हैं और सुन देखने में तो हंसी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स है। जितनी अच्छे लोकतंत्र जितने अच्छे से हमारे देश में चल रहा है, और करप्शन पे जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत से देश तो इसको एक उदाहरण मानते हैं। इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। और जितने लोग हैं उनके मन में उतनी बातें होनी भी स्वाभाविक है। सबका इंडिपेंडेंट माइंड है। अगर हम कहते हैं कि नहीं ये चीज बहुत ट्रांसपेरेंसी से हुई, खुद मुझे मालूम है इसमें 1 रुपए का भी खर्च नहीं हुआ, तो भी वो आदमी बोलेगा इनका काम हो गया है। तो ये ऐसे ही बोलेंगी ना। मुझे पता है, मैं एकदम ईमानदारी से बोल रही हूँ कि इस काम में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुए और वो सच्चाई है। फिर भी सामने वाला का काम नहीं हुआ तो वो यही बोलता है इनका काम हो गया है ना, इसीलिए बोल रही हैं इनका खर्चा नहीं हुआ है। तो अब उसके माइंडसेट को आप कुछ कर नहीं सकते, ये उनकी अपनी सोच है। अगर कुछ लोग दुष्प्रचार करते भी हैं तो हमें इस पे जाना है कि हम चीजों को सुधारने में अपना क्या रोल निभा सकते हैं। या जो लोग पिछड़ जा रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, उनकी सोच को सुधार करके उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। किसी पर अत्यधिक कटाक्ष करने से कोई लाभ नहीं होता है। एक बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं ना कि खीरा को बहुत रगड़ने से वो कोई मीठा नहीं होता, तीता ही होता, तो भेटी तीता होता है। या बांस को आप छील दीजिए ज्यादा तो बांस ऊपर से चिकना है, अगर अधिक छील देंगे तो वो रुखड़ा हो जाएगा। तो बांस को ज्यादा नहीं छीलना चाहिए। इसलिए हम लोग को डिस्कशन अपनी मर्यादा में ही रखना है। ज्यादा छीलने से उसका कोई लाभ नहीं निकलना है। और मैं अब मीरा दी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मीरा दी आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमें विषय की गंभीरता को देखते हुए आप अपने विचार को रखें। दीदी बहुत ही अच्छा दादा एक्चुअली बोले। मीन हमारे पास ऑप्शन बचता है कि मोरलिटी इज बेस ऑफ द एवरीथिंग। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप छोटे सी काम को ले या बड़ा बड़ा काम कुछ भी हो, सामाजिक ताना बाना देखे, घर में देखे, अपने डे टू डे बिहेवियर में देखे, तो डेफिनेटली हर जगह एक ही थॉट आता है कि मोरलिटी।
मोरलिटी इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। तो और जहाँ तक ये टॉपिक का सवाल है, तो मेरा रिच उस हद तक नहीं है कि मैं इसको ज्यादा इस पर टिप्पणी कर सकूं। मैं तो आप लोगों को सुनना चाह रही थी, और हरानंद दादा बहुत ही सटल वे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट इसमें हैं, तो मेरा बस इतना ही है कि मोरलिटी ही इम्पोर्टेंट है ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। इवन सामाजिक जीवन देखे या फिर आप जिस फील्ड में भी आप वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ मोरलिटी है तो पूरा समाज स्ट्रांग है, समाज का बेस स्ट्रांग होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। ये विषय को आप जितना लोग मतलब आज बोलने में हिचक रहे हैं, वो इतना भी हिचकिचाने का विषय नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को समझने की जरूरत है, और उस सिस्टम के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस हम तो यही देख सकते हैं। तो आप अगर लोगों को ये दिमाग में है कि सीबीआई को क्यों रखा गया या क्यों हटाया गया, तो सिर्फ वहां पे कारण यही है कि जितनी बड़ी ये जिम्मेवारी है, लोग चाहते हैं कि निष्पक्षता रहे। इसलिए एक एडवाइस था कि सीजेआई होंगे तो लोगों के मन में एक भरोसा होगा कि ये निष्पक्ष रहे। कोर्ट ने भी यही कारण दिया था कि फियर्स इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी एंड ऑनेस्टी एनविसेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईसीआई रिक्वायर्ड एन एंड टू गवर्नमेंट monopoly and exclusive control over the appointment. However, the government had enacted a new law. तो यहाँ पे वो उनका भी सीबीआई को ऐड करने का उद्देश्य बस यही था कि लोग उसको समझे कि सब कुछ यहाँ पे इंडिपेंडेंटली तरीके से हो रहा है, और ऑनेस्टली के साथ हो रहा है, और न्यूट्रलिटी है। तो ये चीजें अगर इसमें निहित हैं तो ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी पढ़ के सुनाया कि हमारा पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन का प्रोविजन है। इसमें आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 है, जो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम fix and the appointment of the chief election commissioner and other election commissioners shall subject to the provision of any law made in that behalf by the parliament. Means law made in that behalf by the parliament be made by the president. मतलब पार्लियामेंट के द्वारा ही लॉ बनाया जाएगा। तो यहाँ तो स्पष्ट कह दिया गया है कि आपका जो जो भी बनेगा, इसमें ये लॉ क्या था जब उसके बाद आया, वो भी देखने की चीज है कि द चीफ इलेक्शन कमीशन the chief election commission and other election commissioners appointment condition of service and term of office act 2023। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो लॉ नहीं बनाता है, वो जो बने हुए ऑलरेडी लॉ होती हैं, बस उनको वो देखता है कि ये इसको जस्टिफाई कर रहा है नहीं, ये मैटर जो भी हमारे सामने आया है वो बने हुए जो लॉ है उसको वो जस्टिफाई करता है, देन ओके, नहीं करता तो वो उसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं। बस इतना ही था होता है इसमें। इसमें बहुत ज्यादा सोचने घबराने की बात नहीं, सबका एक फ्रेम बना हुआ है। इस होल में अगर आप ठीक फिट बैठ रहे हैं इस चेयर पे तो ठीक है, अदरवाइज आप हटा दिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो पार्लियामेंट है इसको पावर है बनाने का। अब तो पार्लियामेंट में हमारे कौन कौन है, तो हम प्राइम मिनिस्टर है ही जब वहां, तो आप उनको तो आपको लेना ही लेना है, अब जो भी हो। और प्राइम मिनिस्टर कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारी जो समाज के जो लोगों ने जिनको चुना है अपना लीडर डेमोक्रेसी में, हम उनको मानते हैं। वो एक कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक पोस्ट है, वो एक पद है। हम किसी आज कोई और है, कल कोई और होगा, उसमें हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम मॉरलिस्ट लीडर नीचे से ऊपर चुन के भेजते हैं, तो कोई किसी कमिटी में हम अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, तो हमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं आएगी। तो हमें जो बेसिक स्तर पे जो काम करना है कि इनकलकेट करना है हर एक में मॉरलिटी को। तो हमारे लीडर हम खुद ही तो चुन रहे हैं, अगर हम मॉरलिस्ट होंगे तो मॉरलिस्ट को चुनेंगे, मॉरलिस्ट जब वहां जाएंगे तो वो सही से काम करेंगे, तो हमारा उसमें फेथ होगा। उसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम इस क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट जो बना, ये पार्लियामेंट ने बनाया और इसके अकॉर्डिंग काम हुआ। इस एक्ट में ही इनको सीजीआई को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसमें हमें कोई यहाँ तक तो नहीं लगता कि किसी को कोई बहुत ज्यादा शंका की बात है। या देखिए, जो न्यूज पढ़ पढ़ के जो लोग बहुत ज्यादा आशंकित हो जाते हैं और अपना माइंड ऐसा नहीं स्ट्रांग होता कि वो कोई डिसीजन ले पाए, तो वो उनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह के कंफ्यूज कर देता है। वो ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग समाज में पैदा करते हैं। आप न्यूज भी कोई भी न्यूज देखें तो कुछ चीजें आप देखेंगे कि बहुत फेवर में, कुछ एक्सेसिव फेवर करके बताई जाती हैं, कुछ चीजें कुछ
ज्यादा ही अगेंस्ट करके बताई जाती हैं। तो हमारा बैलेंस्ड अप्रोच और जो प्रॉपर नॉलेज है वो कैसा होना चाहिए, बस हमारे फोरम में इस टॉपिक को रखने का हमारा बस इतना ही उद्देश्य है। इसमें अगर आप निष्पक्ष हैं, अपनी जानकारी के लिए यहाँ आए हैं, या अपनी कोई आपके पास विशेष जानकारी है तो यहाँ देने आए हैं, तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और आप अपने विचार बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं होता है कि हम अपनी बातों को अगर यहाँ रख रहे हैं। कुछ लोगों पे बाइंडिंग है, जैसे अब जो ब्यूरोक्रेसी से आए हैं उन पे बाइंडिंग है, हम भी पे भी बाइंडिंग है कि हम किसी कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाकी ऐसा नहीं है कि हम अपने व्यूज नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग इस पे खुल के अपने विचार रखें। मैं मीतू दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ अपने विचार रखें। इसमें बहुत घबराने की कोई बात नहीं है कि तुरंत में आपको कोई कन्विक्शन नहीं होने वाला है। मीतू दीदी, मीठी दीदी शायद हमें नहीं सुन पा रही हैं। स्वर्णलता दीदी, स्वर्णलता और रोजा दीदी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहेंगी? दीदी मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, 5 मिनट दोगे तब तक किसी और को कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद दीदी। सत्यव्रती दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। सामने दादा हाँ बी सत्यवती। जनजेव राव दादा हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे दादा? अनम्यूट करें अपने को। दादा आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें। सत्य दीदी अनम्यूट किया है। सत्यवती दीदी प्लीज जी स्पीक। दीदी, स्वागत है आपका। दीदी नमस्कार। वेलकम सर। नमस्कार मेरा तो दीदी। ये आनंद मार्गी, मेरा तो ये सोचती हूँ कि हम लोग कब सदस्य बनेंगे और जल्दी बने डिप्रेशन पे। तो हम लोगों का सब्जेक्ट बन जाए तो सब समस्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो हम लोग कोशिश करें जल्दी से जल्दी सदस्य बने। जी जी बिल्कुल। नमस्कार दीदी, कितने मेरे को था। नमस्कार। विजय लक्ष्मी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं क्या? विजय लक्ष्मी दीदी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, वेलकम। मुझे तो ये पॉलिटिक्स वगैरह इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं जितना समझती हूँ उतना मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अगर दादा बोले हैं ना, फैमिली में जैसे कोई क्या बोले, मराठी में बोलते हैं जो प्रमुख होता है वो कैसे होना चाहिए, उसी माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ। हर एक को अपना धर्म मालूम है, तो वहां इम्बैलेंस नहीं है। धर्म का अर्थ क्या है? जैसे एक शिक्षिका है, उसका धर्म क्या है? अच्छी तरह से पढ़ाना। जो भी नॉलेज है, कम से जो बुद्धि नहीं है उसको भी समझ में आना चाहिए, इस तरह से उसका धर्म है। जैसे विद्यार्थी का भी धर्म है कि वो सिर्फ मार्क के लिए या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पढ़ाई ना करे, कि जो हमारी टीचर सिखा रही है तो वो ग्रहण करके उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पाए। उसी तरह जैसे बाबा ने बताया धर्म का अर्थ, कि अग्नि जलाती है तभी अग्नि कहलाती है वो, उसका वो गुण धर्म है। जैसे एक कहानी बताया गया है कि एक ऋषि मुनि नदी में नहा रहे थे, तो एक बिच्छू बिच्छू समझ में आता है ना, विंचू जैसे विंचू उसे काटता है, या फिर स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन। हाँ वो पानी में छोड़ देता है। फिर एक आदमी, साधारण सा आदमी, साधु आप ये क्यों कर रहे हैं कि वो आपको काट रहा है, फिर आप वो फिर से गिर रहा है, आप फिर से उठा रहे हैं, आपको डंक मार रहा है वो। तो साधु बोलते हैं वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना साधु धर्म क्यों छोड़ू। ये कहानी का ये है। तो मैं इतना ही बता सकती हूँ। आज पॉलिटिशियन है
तो वो अपना धर्म निभाए। जैसे एक नगर सेवक है, नगर सेवक का धर्म क्या है कि अपने नगर में जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे मैं समझ सकती हूँ कि हमारे नगर में जैसे वो एक नगर सेवक है, उसके हद में जो जो प्रॉब्लम्स है वो ऊपर तक ले जाए। वो ये ना सोचे कि मैं अगली बार नगर सेवक बनूंगा या नहीं, सिर्फ वो अपना धर्म निभाए। वैसे ये आमदार, खासदार, फिर प्रधानमंत्री, कोई भी अपना धर्म ना भूले। जैसे कि कहा गया है, यथो धर्म तथा कृष्ण, यथो कृष्ण तथो जया। तो आप जहां जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां जय है। ये सिर्फ इतना ही बोलना है। जैसे कि वाजपेयी जब नरेंद्र मोदी को बताए थे कि अपना धर्म निभाओ सिर्फ आप, ये बातचीत हुई थी वाजपेयी में और नरेंद्र मोदी में। तो जब ये सब सॉल्व कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वाजपेयी में और ये नरेंद्र मोदी में बातचीत हुई थी है शब्द। तो उन्होंने फिर से कहा कि आप क्या कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी, आप ही ने तो बताया था मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। तो उन्होंने ये नहीं सोचा है कि मैं किसी पक्ष के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कि कोई पॉलिटिशियन हो या कोई और, अभी चर्चा में कोई भी दिक्कतें आती है तो अपना अपना धर्म निभाए तो सब सरल हो जाए। एक धर्म का अर्थ सब अच्छी तरह से जान ले तो सब सॉल्व हो जाता है। जैसे फैमिली में क्राइसिस है, अपना एक बहू है, बहू का धर्म क्या है, एक सास है, उसका धर्म क्या है, एक ससुर है, उसका धर्म। जैसे रामायण में धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। कौशल्य जब राम वनवास में जा रहे गए थे और दशरथ का ये हुआ था, अंत हुआ था, मीन्स दशरथ ये हुए थे, तो तब वो रोती हुई बैठती है और बोलती है मैं अब कौन सा धर्म निभाऊं, क्योंकि राम तो बोला मैं पुत्र धर्म निभा रहा हूँ, सीता बोल रही है मैं पति पत्नी धर्म निभा रही हूँ, और मेरा तो अभी पति भी नहीं है, पत्नी भी नहीं, और बेटा भी नहीं है, और मेरी बहू भी नहीं, तो मैं कौन सा धर्म निभाऊं। तो भरत बोलते हैं तो आप है ना मातृ धर्म निभाइएगा। तो कौशल्या बोलती किसके लिए। तो वो बोलते हैं मेरे लिए, मैं अपने माँ को अब से मैं माँ नहीं मानने वाला हूँ, आप ही मेरी माँ है। तो कौशल्या वहां बोलती है कि है ना तुम अधर्म कर रहे हो, तुम राजा बनने वाले हो तो अधर्म। तो वो बोलती है, भरत बोलते हैं कि किस तरह से मैं अधर्म कर रहा हूँ माते, बता दीजिए। तो बोलती है तुम एक पुत्र हो, एक माता अपने पुत्र के लिए जो अच्छा सोच सकती है वो कई नहीं किया है, उन्होंने अधर्म नहीं किया, वहां धर्म किया है। तो तुम अपने धर्म से वंचित हो रहे हो और अपने माता का ये करके क्या बोलते हैं उसको, त्याग करके तुम मुझे माता बोल रहे हो, तो तुम अधर्मी हो रहे हो। तो एक राजा अधर्मी नहीं हो सकता, तो अपने माँ से जाके माफी मांगो और उनसे उनका स्वागत करो। तो ये धर्म के बारे में बताया गया है, जैसे मैं समझ सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे जैसे सामान्य इसके ये थे, तो मैं एक ही बात करना चाहती हूँ कि कोई भी हो, कि यहाँ भी क्राइसिस हो, तो वहां अपना अपना धर्म निभाए तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, वहां राम राज्य आएगा ही आएगा। ये सब्जेक्ट अलग है, मैं बात उस ढंग से आपके यहाँ सामने ये की, ठीक है ना। नमस्कार। अब आपके सब्जेक्ट को आप जस्टिफाई इस रूप में कर पा रही हैं कि मतलब अगर कहीं किसी को क्राइसिस समझ में आती है कि मुझे किस पद पे रहते हुए क्या करना है, तो वो अपने धर्म को अगर अच्छे से समझे और या अपनी ड्यूटी को समझ के अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, तो अपने उस पद को जस्टिफाई करें, तो कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके कहने का ये मेरे ख्याल से यही तात्पर्य है ना विजय हाँ, लक्ष्मी दीदी। हाँ दीदी यही तात्पर्य। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपने जो बातें कही वो अपने आप हर एक जगह को सूट करती हैं और वो जस्टिफाई करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतू दीदी कहाँ, मतलब कहीं बिजी है लगता है, वो राइट अप तैयार करने में बिजी रहती है। दीदी क्या आप अनम्यूट नहीं कर पा नमस्कार। रही? नहीं नहीं, नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार। मैंने उस वक्त भी किया, थोड़ा सा टाइम लग गया, तब तक दादा बोलने लगे तो मैं सुन रही थी। सब्जेक्ट बहुत बोल्ड और बहुत अच्छा लिया है आपने, और आई थिंक हम लोगों को इस तरह के सब्जेक्ट हमेशा लेने चाहिए, ताकि एक तो लोगों की रुचि बनी रहती है, प्लस हम अपने आप को भी अपडेट कर पाते हैं, और
हम क्यों नहीं बोलेंगे जो आज समाज में हो रहा है उसको लेकर। हाँ, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है, मर्यादा है, उसको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब आती है बात इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर। उस पर तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि दीदी वो मैंने तो अभी अभी पढ़ा कि उसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में। मेन चीज ये है कि इलेक्शन कमिश्नर को तो एक इवेंट मैनेजर बना के रखा है कि आओ और शादी करा दो। एक्सेप्ट टीएन शेषन हु वाज रियली अ स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमिश्नर, बाकी सब क्या है, मतलब कभी कभी अगर किसी को पूछा जाए जनरल नॉलेज में भी हु इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया टुडे, तो शायद कि बहुत कम लोग उसका जवाब देंगे। तो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलरेडी कर्टेल्ड टू अ हायर एक्सटेंट कि आप आओ और एक इवेंट कराओ एंड देन यू गो बैक। दे आर सिटिंग, और 5 साल बाद एक दिन फिर आ जाते हैं जी इलेक्शन कमिश्नर, जहाँ लोकसभा की बात होती है। सेम थिंग, वो तो हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट है तो विधानसभा है, तो दे आर कीप डूइंग देयर जॉब। अदरवाइज ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको सबसे पहले तो बहुत स्ट्रांग बनाना जरूरी है। जब डिपार्टमेंट ही स्ट्रांग नहीं है तो हाउ मच डिफरेंस इट मेक। सपोज आज सबसे खराब आदमी भी इसमें आ जाता है तो क्या करेगा? कैन ही मेक समबडी एल्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? थोड़ा बहुत तो ठीक है, होता होगा। अभी भी क्या हो रहा है, जितना इनको बजट दिया जाता है सारे तो ओवर बजट एक्सपेंसेस होते हैं। व्हाट द इलेक्शन कमिश्नर कैन डू, ही लुक्स इट। मैं यही कह रही हूँ कि पहले तो जिस पोजीशन के पीछे आदमी आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस पोजीशन की वर्थ को तो अभी तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना जरूरी है। हाँ, अगर आज इलेक्शन कमिश्नर बहुत स्ट्रांग पोजीशन होती तब शायद इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हाउ इलेक्शन कमिश्नर इज इलेक्टेड। स्टिल स्टिल ये एक बहुत बड़ा हमारे कंट्री में इलेक्शन जो है वो एक गवर्नमेंट बनाना इज स्टिल अ वेरी बिग वर्क। तो डेफिनेटली जैसे दीदी ने कहा कि धर्म बहुत जरूरी है, सिमिलरली सबसे पहले तन्मय दादा जब मेरे को बोलना था वो भी बोले कि भाई हमें सदविप्र या मॉरलिस्ट को लाना होगा। तो ये फैक्ट है कि अगर ये कितनी भी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, जैसे आईएएस के एग्जाम कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं, देर इज नो क्वेश्चन ऑन इट, बट वंस अ पर्सन बिकम्स आईएएस वो कितना ऑनेस्ट रहता है अपने प्रति, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इट। सिमिलरली इस पोस्ट, ये जब तक हमारे इंटरनल सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब तक एक पेपर मॉरालिटी का नहीं जोड़ा जाएगा बिफोर मेकिंग एनीबडी अ सीनियर पोस्ट, तब तक तो इसका सोल्यूशन ही नहीं निकल सकता। दिस इज व्हाट आई से। एंड द नीड ऑफ एन आर इज कि इलेक्शन कमिश्नर को पावर दी जाए। एक अच्छा इलेक्शन कमिश्नर आएगा तभी इस देश में मतलब एक्चुअल में ऑनेस्ट इलेक्शन हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दीदी, नमस्कार। थैंक यू सो मच दीदी। अभी दीदी के बाद से मुझे एक चीज याद आ गई कि जब हमने इस चीजों पे डिस्कशन किया है तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अभी अभी किन किन ने रिजाइन किया है, कौन अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी एट प्रेजेंट है। इतना तो इस फोरम के माध्यम से जनरल नॉलेज लोगों में होना चाहिए, या हम फोरम के लोगों को भी होना चाहिए और जो बाद में सुनेंगे उनको भी होना चाहिए। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो राजीव कुमार हैं, और इनके सपोर्टिंग में जो नए आए हैं, सपोर्टिंग क्या, पावर सबको इक्वल ही होता है, ये इनमें सीनियर मोस्ट होते हैं, इनको चेयरपर्सन बनाया जाता है, लेकिन इससे कम पावर बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको नहीं होता है। तो ये भी जन, और इसमें जो भी आए हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, ज्ञानेश कुमार, और उसके बाद जो सुखवीर संधू हैं, सुखवीर सिंह संधू, वो भी ब्यूरोक्रेसी से ही है और बहुत अच्छा इनका रेपुटेशन रहा है अभी तक। इससे पहले हम और ये जाने कि किसने रिजाइन किया। ये जो दो इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह, ये किसकी जगह पे आए? तो एक तो आपने सुना होगा कि ये अरुण कुमार पांडे, ये रिटायर हो गए, इनका तो टेन्योर ही खत्म हो गया, फरवरी में रिटायर हो गए, तो इनकी सीट खाली हो गई थी। लेकिन ये जो मिस्टर गोयल हैं, अरुण गोयल, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और इनका अभी टर्म था 2-3, इनका मिस्टर गोयल टेन्योर वाज टिल 2027, मतलब इनका अभी हमारा 24 चल रहा है, तो इनका 3 साल टर्म था। इन्होंने रिजाइन किया, सारी समस्याएं यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जो रिटायर हुए उनको, उनके जगह तो किसी नए को लेना ही था, तो वो तो बिल्कुल हमारा प्रोसीजर था।
लेकिन जब इन्होंने रिजाइन कर दिया ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आने लगे कि आखिर इन्होंने क्यों रिजाइन किया है। तो बहुतों ने इनका एक जवाब भी दिया था, डिफरेंस बिटवीन सी मे हैव लेड टू गर्ल क्विटिंग, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इनके शायद कुछ नहीं बन रहे थे, इसलिए इन्होंने क्विट कर दिया। तो इनका टेन्योर 3 साल बचा हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई कि अभी राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और उनके साथ साथ दो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं। इसलिए आज के बाद कोई यहाँ ये नहीं कहेगा कि अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, किसी को पता नहीं है। सबको पता होना चाहिए, एटलीस्ट अभी लोकसभा चुनाव के टाइम में तो जरूर पता होना चाहिए। और ये बात सही है कि इनका काम बहुत सीजनल होता है। जब लोकसभा चुनाव हो रहा है तभी इनके नाम ज्यादा अखबारों में आने लगते हैं, तो हम लोग भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उसके अलावा जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं, वो लोग ध्यान देते हैं। क्योंकि हमारा जो व्यक्तिगत रूप से ये सब विषय है, तो मेरा ध्यान थोड़ा इस न्यूज पे रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मीतू दीदी, आपके माध्यम से ये नॉलेज सभी के बीच में गया और मुझे भी ध्यान आया कि ये चीजें भी बता देनी चाहिए। धन्यवाद नीतू दीदी आपका। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी गीता रावल दीदी से, जो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। गीता रावल दीदी, जब मॉरलिस्ट सामने आएंगे नहीं, माइक लेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और ये कहेंगे कि हमारा काम कोई और आके मॉरलिस्ट कर दे, तब तो ये बहुत गलत बात होगी। आपको अनम्यूट करना होगा। अगर आप मॉरलिस्ट हैं तो आपको सामने आना होगा, सब्जेक्ट लीडर बनना होगा, लीडरशिप क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। बोलने समय हम पीछे हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। गीता रावल दीदी, नमस्कार। वेलकम। नमस्कार नमस्कार दीदी। दीदी, बहुत कठिन विषय है एक्चुअली, इस पे हम क्या बोल सकते हैं। बट कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर का, मुझे जहां तक याद है, मैं दादा बोले वो शेषन जी को मैं, मतलब वो एकदम माइंड में फिक्स है। इलेक्शन कमिश्नर बोले तो शेषन जी को हम लोग कभी भी याद करेंगे तो फर्स्ट नेम विल बी हिज ओनली, बिकॉज वो हमारे, जब हम लोग मतलब छोटे थे, इन द सेंस की जंग थी, तभी उन्हीं का नाम ज्यादातर सुना है, और ही वॉज वेरी इम्पार्शल, ऐसे सुना है, तो वो एकदम फिक्स है। अभी तो बीच में तो बिल्कुल भी इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मतलब ऐसा विषय कभी आया ही नहीं, और कभी पढ़ा ही नहीं मैंने। और ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर के पास में, उसको राइट्स अगर उनको अगर बराबर से मिले दीदी, हर एक को, अगर ऊपर वाले कोई उनको सप्रेस ना करे और उनको अपनी ड्यूटी करने के लिए उनको उनके राइट्स दे दे, तो हमारे सभी मतलब मोरालिटी का अपने आप से उगम हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। बट राइट्स उनको मिलते नहीं है, उन्हें जो करना होता है, कितना भी वो कर ले, अच्छा करना चाहे तो नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ ऊपर से प्रेशर रहता है, तो उन्हें दबा ही दिया जाता है। हम जो सुनते हैं उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, जो पढ़ा है या सुना है उसी के हिसाब से। ऐसा ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है दीदी, आप ही बेटर बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। डराइए मत, और हमें बहुत डर लगता है। थैंक यू सो मच थैंक यू दीदी। लेकिन दीदी, थैंक देखिए, यू सो मैंने मच, जो भी बहुत देखा अच्छा है, नॉलेज मिल रहा है। कोई भी चीज है जो उससे जितना लोग घबराते हैं, इतनी भी घबराने की नहीं होती। कभी कभी तो घबराहट से कुछ कुछ लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं, मुझे हास्यास्पद लगती है, कि लगता है कि बहुत ज्यादा ही अवेयरनेस की जरूरत है। एक हर जगह हर चीज को दबाया नहीं जाता है। कुछ पावर जब आपको दिए गए हैं तो कहीं थोड़ी लिबर्टी तो होती ही है, अदरवाइज तो कोई कोई सर्विस ही नहीं दे पाएगा, कहीं कोई काम चलेगा ही नहीं। एक हम्म। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत तो हर किसी को होती है। अगर हम्म। आप ही किसी इलेक्शन में खड़ी हैं और आपके 10 सपोर्टर ही हैं, तो वहां पे आप चाहेंगे कि हमारे सपोर्टर्स को भी तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने का मौका मिले। तो ट्रांस कहते हैं, एक जो बेईमान होता है, चोर होता है, वो भी एक ईमानदार मित्र खोजता है। तो ईमानदारी की जरूरत तो हर किसी को है, वो चाहे अपोजिशन में ही क्यों ना बैठा हो, या जब जो सत्ता में है, सत्ताधारी है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ईमानदारी की आवश्यकता हर किसी को होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि बिना ईमानदारी के कोई सिस्टम चल जाएगा। आप पूरे हाँ। सिस्टम को जब करप्ट कर देंगी तो फिर तो एनआरकी वाली स्थिति हो जाएगी। फिर चुनाव ही क्यों कराना है, तो फिर तो वहां डिक्टेटरशिप कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हम सब फॉलो करके चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों को हाँ। नहीं समझते या जी। उसको मैनिपुलेट ज्यादा करते हैं। ये मेरी अपनी समझ है, हो नहीं नहीं, सकता सही है बोल मेरी रहे हैं, समझ से एकदम बहुत, सही बोल रहे हैं। क्योंकि थैंक जिस यू दीदी, लेवल पे थैंक हम यू लोग वेरी भी देख। मच। थैंक यू सो मच दीदी, एंड प्लीज स्टे विथ अस।
और हमारा ओपन फोरम का मतलब ही यही है कि आम लोग क्या समझते हैं, जनरल पीपल क्या समझता है। अगर बाई द तो इतना टफ टॉपिक नहीं है जितना इस टॉपिक से लोगों के अंदर घबराहट मैंने देखा है। ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि किसी, हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो अपनी बात तो कह ही सकते हैं, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को डिफेम नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, लेकिन इसके अलावा थोड़ी है कि हम अपनी बातें ही नहीं रख सकते हैं। जब बोलने का अधिकार ही नहीं तो फिर फोरम को भी बंद कर देना चाहिए, फिर फोरम को खोलने का भी कोई औचित्य नहीं है। तो एक बैलेंस अप्रोच में हम अपनी बातें कह सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो व्यक्तिगत रूप से किसी को कटाक्ष करती हो। अब किसी को पर्सनली किसी को आप कुछ बोल दें, वो एक तो कहीं भी शोभनीय ही नहीं है, तो किसी फोरम पे ही क्यों, आप ऐसे भी रास्ते पर किसी दीदी किसी को नहीं बोल दीदी सकती हैं। से गीता राहुल दीदी से मैं भी इत्तेफाक रख रही हूँ कि टीएन सेशन जब आए थे और उन्होंने हिला करके रख दिया था उस समय की गवर्नमेंट को, तो वो इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे, लाइमलाइट में आए थे। तो जनरली रियली आज आपने जो टॉपिक रखा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बीच में तो सब लोग भूल ही गए थे कि कोई इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनकी क्या रोल है, किस तरह का उनका वर्क होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये आई ओपनिंग टॉपिक लग रहा है मुझे कि एटलीस्ट हम लोग अब कम से कम आज नहीं जान रहे तो जाके जरूर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उनके क्या जुडिशरी है, उनका वर्क वर्क उनका किस तरह का वर्क है, किस तरह का डिसीजन मेकिंग उनकी एबिलिटी होती है। तो इस पर तो जरूर लोग विचार करेंगे, सोचेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे कम से कम। तो कम से कम अवेयरनेस तो हमारा टॉपिक जरूर फैलाएगा आज जो हमने लिया है। निश्चित रूप से आज आज यहाँ से इन लोगों को याद होना चाहिए कि हम, इसका प्रोविजन कहाँ पे है, ये इलेक्शन कमिश्नर को जो सेलेक्ट करने की बात कहाँ पे पहले लिखी गई। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 आर्टिकल 324, ये हम सबको जरूर याद होना चाहिए कि यह कहाँ है। तो हमारे 324 में जैसे ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है तो ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये जो इनका जो पद है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। जिन चीजों की व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो पद एक संवैधानिक पद कहता है। लोग पता है संवैधानिक पद की मर्यादा होती है, तो हमारे संविधान में वर्णन है, इसलिए ये पद संवैधानिक है। तो संविधान में वर्णन कहाँ है, लोगों के मन में सवाल होता है, तो आर्टिकल 324 में है। उसके बाद कौन अभी है, राजीव कुमार है, कौन चुन करके आए हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए ना। एक ओपन फोरम चलाते हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल फेडरेशन है, तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स को इतना तो अवेयरनेस होना ही चाहिए। इसमें कौन से हम लोग अपराध वाला काम कर रहे हैं, इसमें किसी को तो कोई एलिगेशन तो हम लोग लगा ही नहीं रहे हैं, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। इतने तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हमें तो इतना तो अवेयर होना ही चाहिए। इसमें मैं समझती हूँ कि कहीं भी हम लोग गलत नहीं है, और मैं चाहूंगी कि आप सभी खुलकर अपने विचार रखें। एक्चुअली मैंने शुरू में जो लिमिटेशन बता दिया, लोग ज्यादा ही घबरा गए बोलने में लोगों को स्वर्णलता दीदी है हमारे बीच में, बोली थी थोड़े देर। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार जी। सभी की चर्चा मैं सुन रही हूँ। मैं बिजी थी थोड़ी, इसलिए ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाई। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, जो मतलब हम ये इस बात को समझ रहे हैं कि जो लीडर है उसे सद्विप्र होना बहुत जरूरी है, मॉरलिटी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है ये कितनी ज्यादा होती है और इन्हें सब तरफ कितना ध्यान रखना पड़ता है, ये मैंने फेस किया। जब मैं खुद इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी, तो जब मैं ऑफिस में गई तो इलेक्शन कमिश्नर जब बैठे हुए थे, तो तब मैंने देखा कि इन्हें हर तरफ ध्यान देना होता है। जो आज का टाइम है, इनमें चाहे वो कोई क्रिमिनल है या कोई भी है, जिन्हें भी इन्होंने इलेक्शन में खड़ा होना होता है, लेकिन उसके बारे में भी इनको पीछे से भी कुछ होता है कि उनके अनुसार चलना पड़ता है, और कुछ इनको अपनी इंटेलेक्चुअल के हिसाब से इन्हें चलना पड़ता है। उसमें भी अब मेरे पे जब बात आई कि मुझे, मेरे सारे पेपर वगैरह सब रेडी थे, मतलब कोई कमी नहीं थी, बड़ी छोटी सी माइनर कमी थी कि जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया जब मेरे फॉर्म को। तो उस समय मैं इतना रोई कि मैंने कहा मैंने इतना प्रचार किया, इतना सब कुछ किया, तो मुझे ऐसे में उनके साथ भी मैंने जब चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप जरा ध्यान से देखिए, ये तो बहुत माइनर सी मिस्टेक है। तो फिर मेरे बेटे ने आके समझाया, मम्मी आप समझ रहे हो इस बात को कि उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हो। इसी तरह हर कोई अगर अपनी बात कहने लग जाएगा तो वो इतना बड़ा जो उनके ऊपर दायित्व है वो कैसे निभाएंगे।
तो वो मॉरलिस्ट होने हो सकता है वो उतने मॉरलिस्ट हैं या नहीं है कि उनको एक उनको क्रिमिनल को भी एक पोस्ट देनी पड़ जाती है। तो अब जो टाइम जो आगे आगे आने वाला है, अगर हमने इस बात को रियलाइज करा है, हमें बाबा ने जो बाबा आए उन्होंने सिखाया कि आप लोगों को ये दायित्व दिया मॉरलिस्ट बनने का, तो उससे मॉरलिस्ट कैसे बने जाएंगे? जितने हम लोग काम कर रहे हैं, हम मैक्सिमम मॉरलिस्ट कहाँ से बनेगा? बच्चा जो बनेगा तो वो स्कूल से ही बनेगा, स्कूल की पढ़ाई से बनेगा। और जितने ज्यादा मैक्सिमम स्कूल खुलेंगे उतने ज्यादा मैक्सिमम, मतलब अगर हम कोशिश करेंगे कि हमें 1 लाख मॉरलिस्ट खड़े करने हैं, तो लेकिन 1 लाख में कम से हम 100 तो खड़े कर लेंगे, 200 तो खड़े कर लेंगे। जब बाबा ने कहा है, जब जैसे हरानंद दादा ने बताया कि पहले तुम खुद मॉरलिस्ट बन जाओ, पहले खुद सदवी पर बन जाओ, तो इसलिए कहना बहुत आसान होता है कि किसी का जो दायित्व जिसे मिला है उसे जब निभाना पड़ता है तो उसे बहुत हर तरफ से देखना पड़ता है। तो घूम फिर के फिर यहीं पे बात आ जाती है कि मॉरलिस्ट बनने के लिए कि जो आनंद मार्ग जो बाबा की है आइडियोलॉजी, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हम मॉरलिस्ट पैदा कर पाएंगे, और तभी एक अच्छा लीडर पैदा होगा, और उसके बाद आगे जो समाज है वो चलेगा। यही मुझे कहना है। नमस्कार दीदी। नमस्कार, धन्यवाद दीदी। धीरे धीरे हमारा समय समापन की ओर चल रहा है, इसलिए मैं चाहूंगी कि लोग फाइनल कमेंट्स अपने दें और अपने आप को अनम्यूट करें। जब समय समाप्त होने लगता है तो लोगों के मन में नए नए विचार आते हैं, एंड लास्ट मोमेंट पे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हैंड रेज करते हैं, तो मेरे लिए भी फिर समय देना कठिन होता है। तो वी हैव लेफ्ट ओनली 15 minutes, so I'll request if you anyone want to share something, then please unmute yourself. Bhushan Dada, do you want to say something? जगत राम भारती दादा हैं या दीदी हैं, आई एम नॉट श्योर, बट इफ यू वांट टू से समथिंग देन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कोई दीदी जुड़ी हुई है हमारे साथ, आनंद कीर्ति माया दीदी, क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? किसी के पास दीदी आज हमारे बीच टॉपिक है में तो मैं जगत जगत राम भारती करके कोई है? मैंने उनका भूषण नाम दादा कॉल है? किया दीदी, वो कुछ भूषण दादा आई दीदी, थिंक उनका माइक नहीं ऑन है, इसलिए वो नहीं। तो वो शायद कंप्यूटर से जुड़े होंगे, वो अटैच नहीं कर पाए दीदी, माइक का हाँ साइन को देखा हाँ हाँ, नहीं है दिखाई नहीं। कनेक्टेड। जगत राम के नाम से कोई जुड़े हुए हैं? जगत राम भारती। अ, प्रमिला दीदी जुड़ी हैं, प्रमिला दीदी अभी अभी जस्ट जुड़ी हैं। जी अभी दीदी जस्ट जुड़ जी दीदी, नमस्कार आपका दीदी। स्वागत। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी इस टॉपिक पे, अपने कोई विचार रखना चाहेंगी? एक्चुअली मैं बिजी थी, मैं सुनी ही नहीं आप लोगों का क्लास, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। ये वोटिंग वगैरह के बारे में है क्या? नहीं नहीं दीदी, हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके हम्म। बारे में ये अवेयरनेस आप समझ सकती हैं कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, क्या ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, या लोगों के मन में बहुत तरह की भ्रांतियां हो रही हैं कि अभी जस्ट अरुण गोयल जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, जबकि उनका टेन्योर 3 साल अभी बाकी था। तो उसके बाद चुनाव के ठीक पहले नए 2 इलेक्शन कमिश्नर की को सिलेक्ट किया गया। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये किस आधार पर इन्होंने किया, सीजेआई को बाहर रखा, तो ये क्या जस्टिफाइड था, नहीं जस्टिफाइड था? तो इसके बारे में हम लोग एक अवेयरनेस लोगों को ला रहे थे कि क्यों, क्या, कहाँ ये प्रोविजन है, पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो बना सकता है रूल्स, और उस रूल्स के आधार पर उन लोगों ने बिल्कुल सब कुछ जस्टिफाइड किया है। ये भी एक लोगों को बताने का भी एक था, और लोग इस पे क्या विचार रखते हैं ये भी हमको जानना था कि एक आम लोगों के मन में क्या धारणा होती है, क्या वो ये संवैधानिक बातों को वो समझ पाते हैं जिसपे वो ये टीवी चैनल्स पे इतनी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उनकी कितनी समझ है इस पर।
जैसे कि लोगों में कोई मिसकंसेप्शन नहीं हो, चीजों को लोग गलत तरीके से नहीं समझे, एक्चुअली वो है क्या, एटलीस्ट जो मिनिमम जो नॉलेज है उस पर तो लोगों को होना ही चाहिए, क्योंकि जस्ट अभी चुनाव हमारे आने वाले हैं। तो हमारा जी अवेयरनेस इतना हो कि हमारा इंटेलेक्चुअल फोरम हर चीज पे रेडी हो, नॉलेज के माध्यम से भी रेडी हो। वो सब जी। चीजें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे दीदी। जस्ट आज ही मैं मेरा वोटर आईडी कर्नाटका वाला आज ही बना है। तो मैं आज जी। बाहर भी गई थी, तो कुछ लोगों से बातचीत हुई। तो कुछ लोग, वही बात है, कर्नाटका में आज तो आज के समय में कांग्रेस का ही सरकार है। और कुछ तो उतना जानकारी मतलब कि अपडेटेड नहीं है। लेकिन वही बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, हिंदू हैं जो बोल रहे हैं मोदी अच्छे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं कांग्रेस ठीक है। वही कि मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, और क्या है कि महंगाई बढ़ गई है, यही सब, और प्राइवेटाइजेशन हो गया है। और वो बड़े बड़े जो ये हैं अडानी अंबानी हैं, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी गरीबों की नहीं सोच रहे हैं। यही सब ओपिनियन सुनने को मिला है। और देखिए, हम तो सोच रहे थे हमारा प्राउड समाज आ जाए, उसमें से कोई इलेक्शन में खड़े हो जाए, ताकि हम उन्हीं को वोट दें, और फिर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। तो यही है कि हम तो शुरू से वोट देने के फेवर में ही नहीं थे, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि जरूरी है, वोट देना भी जरूरी है, ताकि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो कहने का अर्थ कि उसमें कुछ भलाई हो, जो हमारे समाज के लिए, देश दुनिया के लिए कुछ सोच रहा है सबके लिए। तो वैसे लोगों को वोट देना चाहिए। तो क्या कहें, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम जनता के लिए जिनको पास रोजगार नहीं है, उनके लिए बहुत ही कष्ट का समय है। ऐसे में हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको वोट देना चाहिए। तो देखिए, अब क्या कहें, देखना पड़ेगा किसको देना है वोट। और बाकी बाकी कि जानकारी मुझे यहाँ अभी किसको वोट देना है हमारा चर्चा का विषय वो नहीं था। नहीं यहाँ नहीं। हमारा चर्चा का विषय हम लोग जो इलेक्शन कमिश्नर जो चुने जाते हैं उसके अच्छा प्रोसीजर अच्छा। पे था। हाँ हाँ हाँ। उस कमिटी में किनको होना चाहिए किनको नहीं होना चाहिए, हम लोग उस पर विचार विचार क्या करना है, ये तो जानकारी का विषय है। जी मीतू दीदी है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका जुड़ने के लिए। आप कृपया बने रहें, चूंकि आप बहुत लेट जुड़ी हैं इसलिए शायद आप हमारे विषय को पूरी तरह से सुन नहीं पाई हैं। मैं मीतू दी ने हैंड रेस किया, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी दीदी बिल्कुल आ रही है। ओके। अभी अभी लाइक एक ग्रुप में मुझे एक मैसेज दिखाई पड़ा, तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस दैट टू। CGI left midway as he was very uncomfortable with more truths that would crumble out. Hats off to the Solicitor General who said on the court face that you are living in an ivory tower. अब अगर CGI ने छोड़ा, जैसे आपने भी कहा कि उनके रेजिग्नेशन को लेके बहुत सारी बातें उठी है, मेरा तो सिर्फ एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, भाई इतना टाइम तुम रहे क्यों अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी? वाई ड्रामेटिक लिविंग इज देयर? जब जब वो उसको हाईएस्ट अटेंशन मिल सकती थी, मतलब यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी टू लीव द प्लेस। किसी भी एक जगह अगर आप जा रहे हैं, कोई भी एक प्रोफेशन कर रहे हैं, तो इट्स नॉट कि वो जगह साफ है, मैं ये नहीं कह रही कि वो एलिगेशन लगा रहा जगह साफ है, मैं ये कह रही हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट तो दोनों को मिलना चाहिए ना फिर उस केस में। तो this is what I want to say, that the person who left it at a very opportunistic place time, so he cannot also be spared so easily. अगर छोड़ना होता तो जिस वक्त आपको पता चला कि यहाँ पर गलत हो रहा है, उसी वक्त छोड़ देते या उसी वक्त आवाज उठाते। ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम आपने क्यों सेलेक्ट किया? तो पूरी जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहा है, मतलब वी हैव अ कंट्री जहाँ पर हमारी एक इमेज भी बनती है, वी हैव टू मेक एन इमेज आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। तो ये लोग अल्टीमेटली तो दे आर टार्निशिंग द रिपब्लिक इमेज ऑफ इंडिया।
दे टेक एन अपॉर्चुनिटी, जिसका जो मन आया वो जिस भी अपॉर्चुनिटी को मिला उसने जाके इस काम को कर दिया। एंड देन every reporter is coming to them, every newspaper is coming to them just to get their attention। पहले सारा माल खाया था उन्होंने शायद। आई कांट से, मैं तो देखने नहीं गई, बट हो सकता है। अगर इतने ईमानदार होते तो वो तो शुरू के 3 महीने में ही निकल जाते। एनीवे, ही मे बी अ वेरी नाइस पर्सन ऑल्सो। आई एम सॉरी दैट आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट आई जस्ट टेल यू कि हिज लिविंग एट दिस मोमेंट इज ऑल्सो वेरी डाउटफुल। नमस्कार दीदी, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू सो मच दीदी। या कि एक चीज से जो हुई, जो घटना है, उसके कई एक पहलू हो सकते हैं और लोगों के मन में ये भी विचार आ सकता है कि इन्होंने इस वक्त ही क्यों रिजाइन किया। अगर ये रिजाइन नहीं करते तो इनको तो 2027 तक तो कोई हटा नहीं सकता था। 27 ही शायद था जहां तक मुझे याद है। 3 साल इनका और था, इनको कोई हटा नहीं सकता, तो इन्होंने फिर इतना जल्द गिव अप क्यों किया। अभी मैं कोई ये रिक्वेस्ट करूंगी तन्मय दादा से, जो आपने अभी हैंड रेस किया था, प्लीज अगर आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो। नमस्कार दीदी। तन्मय दादा, नमस्कार। जी जी दीदी, मैं केवल बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द दिस प्रोग्राम, जस्ट थोड़ा सा एक मेरा सुझाव था, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट इन जनरल, बिकॉज वी आर लाइक, मतलब वी आर इंटेलेक्चुअल फोरम, एंड to justify our forum, this is as far as the discussion and increasing our knowledge part is concerned, we are doing it, we are achieving that objective. But I think we can think to move a step ahead now, like जैसे हम इनको बहुत सारी जो ये इस पे हमने इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की, तो इसी पर हम मान लीजिए उसके सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर क्या इसमें सुधार हो सकता है, क्या सुधार होना चाहिए, या और बहुत सारी और इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं, जो वेस्ट बंगाल में जैसे हमने देखा इलेक्शन से पहले किस तरह से लोगों को वहां जाने नहीं देते हैं, इलेक्शन के बूथ तक धमकी दे देते हैं, और इलेक्शन के बाद भी जो है लोगों को, पिछली बार इतना वायलेंस हुआ लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शंस के बाद में। दादा एक मिनट, एक मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। अगर अगर जो हमारा स्टेप फॉरवर्ड है तो उसके लिए हम एक कोर कमेटी की मीटिंग करके उसमें बात कर सकते हैं। क्योंकि ओपन फोरम होता है ना, तो लोग बहुत हिचकिचाते हैं, कुछ बातों को खुल के नहीं कर पाते। ओपन फोरम हम लोग ये यूट्यूब वगैरह पे भी आता है, फेसबुक पे भी आता है, तो सारी बातें लोग, आप जो भी आप सुझाव दे रहे हैं, जब आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ देंगे तो उनका एक इम्पोर्टेंस अलग हो जाता है। तो हाँ इसलिए हाँ अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग उसको एक ओपन, अपना मतलब एक क्लोज फोरम, इसको ये ओपन न करके हम एक कोर कमेटी की मीटिंग करके, या ऑर्गेनाइजेशनल फोरम की हमारी मीटिंग होती है, आप उसमें आप जुड़े रहेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि इसके बैकग्राउंड में भी बहुत से काम होते हैं, तो हम लोग वहां भी डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा जो क्या बोलेंगे इंटेलेक्चुअल जो माइंड है, जो ट्रेजर है, उसको तो हमको मैक्सिमम यूटिलाइज करना ही है ना। तो उसमें उस जगह पे हम करेंगे। यहाँ हम लोग एक ओपन फोरम रखते हैं कि ताकि एक जनरल डिस्कशन हो सके, लोग चीजों को समझें। लेकिन आपका एडवाइस बहुत अच्छा है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन बोले ना, कुछ चीजें हैं जो आपको भी हिचक हो रही होगी कहने में, होता तो बहुत मैल प्रैक्टिस है, लेकिन ओपन फोरम में हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं ज्यादा। जी जी, बस केवल मेरा इतना ही था कि हम जो है ठीक है ओपन की जगह, मतलब मैं कह रहा हूँ हमारा जो इंटेलेक्चुअल फेडरेशन है, तो इस इंटेलेक्चुअल फेडरेशन से हमें मतलब डिस्कशंस तो करना ही चाहिए, लेकिन उसमें एक्शन साइड में भी, मतलब आवर डिस्कशन शुड नॉट मेयरली रिमेन अ डिस्कशन, इट शुड लीड टू सम काइंड ऑफ एक्शन ऑन आवर पार्ट, कि हम उसमें अल्टीमेटली मतलब जो है कि कुछ सजेशंस जो है इन द लाइट ऑफ आवर प्राउड आइडियोलॉजी, सुधार के सजेशंस को लेकर के हम प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या इलेक्शन कमिश्नर को या सुप्रीम कोर्ट में PIL के माध्यम से उस पर कुछ एक्शन लेने की कोशिश करें। ये मेरा वो था जी केवल। बिल्कुल बिल्कुल दादा, ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं कि लोग टॉपिक पे बोलने से भी हिचकिचाते हैं, एटलीस्ट लोगों को सामने लाना, लोगों को ट्रेंड करना, यही तो चल रहा है। लोग पहले सामने आने लगे, बोलने लगे, तो हम लोग उसको स्टेप फॉरवर्ड भी जाएंगे। अभी तो हमारे पास बोलने के लिए भी लोग सोचते हैं, घबराते हैं। ये चीजें थोड़ी हैं, आप तो देख ही रहे होंगे।
जी जी जी। इसके साथ ही हमारा समय अब समाप्त होने की स्थिति में चाहूंगी मीरा दीदी आप कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स बोले। हाँ दीदी, बहुत ही अच्छा तन्मय दादा का सुझाव है, और हम लोग दादा आपको अवेयर करा दे कि हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं। जैसे ये सिर्फ फोरम में यहाँ तो एक अवेयरनेस और एक टॉपिक डिस्कशन होता है, बट इसके अलावे में हम लोग बैकग्राउंड वर्क भी कर रहे हैं, और किस तरीके से हम लोग इस पर और ज़्यादा डीप जा सके, इस पर हम लोग और ज़्यादा वर्क कर सके। तो उस तरफ भी हम लोगों का ध्यान है, बट साथ साथ हम लोग एक अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू पूनम दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से आज का टॉपिक को हैंडल किया। और ये रियली मुझे लग रहा है कि जितना हम लोग इसको इशू बना रहे थे उतना बड़ा है नहीं, बट डेफिनेटली हमें जानना चाहिए कि हर किसी की अपना वर्क जुडिशरी होता है, उसके तहत क्या वो ऑनेस्टी से वर्क कर रहे हैं, दूसरे क्या उनको नहीं करने दे रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स तो डेफिनेटली लेनी चाहिए, और इसमें हमें फियर होकर के नहीं रहने की जरूरत है, हमें बोलना ही पड़ेगा, तभी जाके समाज में परिवर्तन आएगा। थैंक यू सो मच पूनम दीदी, बहुत ही सुंदर टॉपिक सजेस्ट करने के लिए, और इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बस एक नमस्कार सभी कंक्लूडिंग को जी। बस यही एक लाइन के साथ मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी इज अ फैसेट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड टू मेंटेन हेल्दी डेमोक्रेसी इन द कंट्री द इलेक्शन कमीशन शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल एंड और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। ये मेरा फाइनल कमेंट्स है, फाइनल वर्ड्स जो भी है, और इसके साथ साथ हम इस सेशन का समापन करना चाहेंगे। शुड वी ठीक है कंक्लूड दीदी। दीदी नाउ? ओके दीदी, या थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। आप सब हमारे साथ बने रहें, आप सब इस फोरम के एसेट हैं, सो प्लीज आप हमेशा ही हमारे साथ ज्वाइन करें और लोगों को भी इस फोरम पे लाएं। धन्यवाद आपका।